प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 सप्ताह 10 उपविषय पाठ 6 खाना अपना अपना को हल करते हैं। चलिए बच्चों, हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, आपके घर में बनने वाले किन्हीं 7 प्रकार के भोजन का नाम लिखिए। उदाहरण राजमा चावल, सूजी का हलवा आदि। तो यहाँ पर हमें अपने घर में बनने वाले 7 प्रकार के भोजनों के नाम लिखने हैं, जो कि है रोटी, सब्जी, इडली, डोसा, पोहा, दलिया, खिचड़ी, और क्या बनता है बेटा, बेसन के लड्डू वगैरह भी बनते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे घर पर बनती है। ठीक है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे जो आपके घर में जो चीज़ें बनती है खाने की, उस पर 7 प्रकार के भोजन लिखने। अपनी मम्मी से बातचीत कीजिए और उनके नाम यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऐसे 3 खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जो नीचे दिए गए आयु वर्ग के व्यक्ति खा सकते या खा नहीं सकते हैं। तो पहले जो बच्चा है 6 से 8 महीने का, वो बच्चा क्या खा सकता है। वो बच्चा जैसे 6 महीने से 8 महीने का जो बच्चा होता है बेटा, वो दलिया खा सकता है। ठीक है, दलिया हम बच्चे को खिला सकते हैं, खिचड़ी खिला सकते हैं बच्चे को, और बच्चा दूध भी पी सकता है। दूध भी आ जाएगा यहाँ पे, या फिर दाल जो होती है उसको दाल भी हम उस टाइम पे खिलाने लग जाते हैं। बच्चा क्या नहीं खा सकता है, रोटी नहीं खा सकता बेटा वो बच्चा। ठीक है, चावल नहीं खा सकता। ठीक है, और पोहा नहीं खा सकता। ठीक है ना, हार्ड जो चीज़ें होती है, जो सख्त चीज़ें होती है, वो बच्चा नहीं खा सकता। चलिए अब आता है युवा व्यक्ति। युवा व्यक्ति तो बेटा मेरे हिसाब से सब कुछ खा सकता है, ऐसा कोई आइटम नहीं है जो वो नहीं खा सकता है। खाने वाली जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं, युवा व्यक्ति सभी चीज़ें खा सकता है। हाँ, ये चीज़ अलग है, जैसे कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है। जो शाकाहारी होता है वो मांस नहीं खा सकता, लेकिन एक मांसाहारी व्यक्ति सभी चीज़ें खा सकता है। ऐसी कोई खाद्य पदार्थ नहीं है जो वो व्यक्ति नहीं खा सकता है। चलिए वृद्ध व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं। वृद्ध व्यक्ति जो है खा सकता है, क्या खा सकता है बेटा, दलिया खा सकता है वृद्ध व्यक्ति। उसको भी हल्का हल्का भोजन दिया जाना चाहिए, जो कि क्योंकि वो बेटा दांत टूट जाते हैं वृद्ध व्यक्ति के, तो मुंह में दांत कम होते हैं, इसलिए वो चबा चबा कर अच्छे से नहीं खाया जाता। इसलिए हमें उनको जैसे सॉफ्ट सा जो भोजन होता है वो देते हैं। जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, है ना, हलवा हो गया, तो ये चीज़ें बूढ़ा व्यक्ति खा सकता है। क्या नहीं खा सकता, सख्त चीज़ें नहीं खा सकता, जैसे कि बादाम हो गए, बादाम उससे नहीं चबेंगे, है ना, और अखरोट हो गए, अखरोट भी नहीं चबेंगे बूढ़े व्यक्ति से। ठीक है, और क्या हो गए, मूंगफली हो गई, मूंगफली भी बूढ़े व्यक्ति से नहीं खाई जाएगी। ठीक है, तो जैसे मेरी दादी है, वो बूढ़ी हो गई है, तो उनसे ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती है। तो आप लोग भी अपने घर में देख सकते हो बूढ़े व्यक्ति क्या खा सकते क्या नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उचित शब्दों के साथ रिक्त स्थान भरें। तो संकेत है हमारे पास चबा चबा कर, बात, ताज़ा, पर्याप्त, नियमित। तो हमारा पहला रिक्त स्थान है, हमें सदैव रिक्त स्थान भोजन करना चाहिए। कैसे भोजन करना चाहिए बेटा, हमें हमेशा ताज़ा भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन, ताज़ा। हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, हमें समय के कैसे अंतराल पर भोजन करना चाहिए। तो कैसे, नियमित अंतराल पर, यानी कि एक फिक्स अंतराल होना चाहिए। ये नहीं है कि अभी हमने भोजन किया उसके आधे घंटे बाद ही हम कुछ खाने लगे, ऐसे हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। तो तीसरा है, हमें भोजन अच्छी प्रकार से रिक्त स्थान खाना चाहिए। कैसे, चबा चबा कर। कैसे खाना चाहिए बेटा, हमें भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। चबा चबा कर खाएंगे तो वो भोजन अच्छे से पचेगा हमारे पेट में। तो प्रश्न 4 मतलब 4 है ये, हमें भोजन करते समय क्या नहीं करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए बेटा। अगर बात करोगे तो भोजन अटक सकता है और आपको उल्टी वगैरह भी आ सकती है। नंबर 5, हमें प्रतिदिन रिक्त स्थान मात्रा में पानी पीना चाहिए। कैसी मात्रा में पानी पीना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में।
ठीक है बेटा, पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए आप पर्याप्त मात्रा में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी रोज़ आपको पीना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विभिन्न प्रकार के भोजन के नाम बताए जो गेहूं चावल से बनाए जा सकते हैं। जो गेहूं से बनते हैं बेटा वो क्या होता है? दलिया हो गया, दलिया गेहूं से बनता है, ठीक है। और रोटी हो गई, रोटी भी गेहूं से बनती है, ठीक है। और क्या हो गया? ब्रेड हो गए, ब्रेड भी गेहूं से बनते हैं, है ना। और क्या बनता है बेटा? पराठा हो गया, पराठा भी गेहूं से बनता है ना, ठीक है। चलिए अब है चावल। चावल से क्या क्या बनाया जा सकता है? चावल से बेटा पोहा बन गया, ठीक है ना, पोहा चावल से बनता है। इडली भी चावलों से बनती है, देखा होगा आपने, है ना। और चावलों से क्या बनता है? अच्छा, चावलों से और क्या बनता है, कौन बताएगा? खीर हो गई बेटा, खीर चावल से बनती है। और खिचड़ी भी चावलों से ही बनती है। तो और भी आइटम हो सकते हैं जो चावल और गेहूं से बनते हैं, तो आपको वो सोचकर यहाँ पर लिखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई तालिका को पूरा भरें। यहाँ पे संकेत दे रखे, इडली सांभर, डोसा, सेब, चपाती, आम, संतरा, अंगूर, ककड़ी, राजमा चावल, पराठा। यहाँ पर 2 कॉलम है, कच्चा भोजन, पका हुआ भोजन। तो एक ऐसा भोजन जिसको हम कच्चा खा सकते हैं और एक ऐसा जिसको हम पकाने के बाद ही खाएंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा सेब, सेब को हम कच्चा खा सकते हैं, और पके हुए में दे रखा इडली सांभर, इडली सांभर। चलिए हम आगे देखते हैं, जो हमारे संकेत है डोसा। डोसा बेटा हम कैसे खा सकते हैं, कच्चा या पका हुआ? पका होने के बाद ही हम डोसा खाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डोसा, ठीक है। अगला सेब, सेब तो यहाँ पे आ ही गया हमारा। इडली सांभर भी हो गया। चपाती, चपाती भी हमें पकी हुई खाते हैं या कच्ची चपाती खा सकते हो? नहीं खा सकते ना, तो चपाती पके हुए में आएगी। आम, आम तो हम कैसा होता है, वो कच्चा ही होता है, उसको पका के थोड़ी ना खाते हैं। पेड़ पे पकता है लेकिन उसको आग पे नहीं पकाते हैं, भोजन की तरह नहीं पकाते हैं, ठीक है। संतरा, संतरा भी ऐसे ही है, जो पेड़ से हमें मिल गया हम उसको ऐसे का ऐसा खाते हैं, उसको पकाते नहीं हैं। अंगूर, अंगूर भी यही हो गया बेटा, जैसे हमें पेड़ से मिल गया उसको हम ऐसे का ऐसा ही खाते हैं। ककड़ी, सेम ककड़ी भी ऐसे ही है, जैसे हमें पेड़ से मिल गई उसको वैसे का वैसा ही खाते हैं, ककड़ी को हम पकाते नहीं हैं। राजमा चावल, तो राजमा चावल तो पका के ही खाए जाएंगे, है ना। कच्चे चावल खाओगे तो क्या हो जाएगा? कच्चे चावल खाओगे तो क्या होएगा? पेट में दर्द हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला है पराठा, पराठा भी हमें पका के खाना होता है, ठीक है। तो गैस पे पका के पराठे को भी खाते हैं। तो ये हमारा प्रश्न हो गया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है, अपने पसंदीदा भोजन का चित्र बनाइए और उसका नाम लिखिए। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे अपने पसंदीदा भोजन का चित्र बनाना है। जैसे मैं अपने पसंदीदा भोजन का चित्र बना दूँ, भाई पराठा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका पराठे का चित्र बना दिया। तो आप भी अपने पसंदीदा भोजन का लिखिए। और यहाँ पे बाउल में मैं दही भी बना देती हूँ, तो मेरे को दही भी बहुत अच्छी लगती है पराठे के साथ। तो इसी प्रकार आप भी अपने पसंदीदा भोजन का यहाँ पे चित्र बना दीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब है हमारा जीवन कौशल। जीवन कौशल 3Rs रिसाइकिल पुनःचक्रण। पुनःचक्रण उपयोग की जा चुकी वस्तुओं का पुनः उपयोग सामग्री में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे पुनःचक्रण क्या होता है बेटा? पुनःचक्रण का मतलब होता है जो हमारे खराब वस्तुएं हैं, जो बेकार वाली चीज़ें हैं, उनको दोबारा से उपयोग में लाना, वो पुनःचक्रण होता है, ठीक है। पुरानी चीज़ों का पुनःचक्रण करें, नए उत्पादों का आनंद ले, यानी कि हमें पुरानी चीज़ें जो होती है उनको दोबारा से प्रयोग में लाने के लिए औरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लड़की है और एक लड़का है, ये एक टोकरी में कुछ सामान लेके जा रहे हैं। इस टोकरी पे बेटा एक साइन बना हुआ है, एक चिन्ह बना हुआ है। ये चिन्ह किसका है? रिसाइकिल का है, पुनःचक्रण का है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम उन चीज़ों को फेंक देते हैं जिन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे कागज़, प्लास्टिक, धातु, बोतल, पुराने जूते, कपड़े जैसी चीज़ों को आसानी से पुनः उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक प्रभावी तरीका है। तो बेटा इसमें क्या होता है, इन चीज़ों को हमें फेंकने की बजाय दोबारा से प्रयोग में लाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में हम उसकी भी मतलब हेल्प होती है या फिर कोशिश होती है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को कहानी, चित्रों, चर्चा और गतिविधियों आदि के माध्यम से 3Rs रिसाइकिल पुनःचक्रण के विषय में बताएं। बेटा यहाँ पे आपने देखा 3R, तो
3 आर हम लिखेंगे, 1 आर 2 3। पहले आर का मतलब है रीयूज़, दूसरे का मतलब है रिड्यूस और तीसरे का मतलब है रिसाइकिल। तो पहला हो गया रीयूज़, यानी कि दोबारा से उन चीज़ों को उपयोग में लाना। जैसे एक प्लास्टिक की बोतल है, आपने ट्रेन में जाते हुए प्लास्टिक की बोतल ले ली, पानी पिया, खाली हो गई, तो उसको आप घर ले आओ, घर ले जाके उसको दोबारा से उसमें पानी भर के फ्रिज में रख दो, या मम्मी उसमें तेल वगैरह डाल लेगी, या कुछ और भी आप चीज़ें कर सकते हैं। रिड्यूस, उसका प्रयोग कम करना, जैसे पॉलीथीन्स होती है, पॉलीथीन का प्रयोग आपको कम से कम करना चाहिए, क्योंकि बेटा ये क्या होती है, प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। तो आप बाजार में जा रहे हो तो जूट का बैग लेके जा सकते हो, उसमें अपनी चीज़ें ले आओ, दुकानदार पॉलीथीन नहीं देगा आपको, मना कर दो उसको। रिसाइकिल, रिसाइकिल जैसे कि हमने पढ़ा, रिसाइकिल का मतलब होता है पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको ही हम नई चीज़ों में परिवर्तित कर देते हैं जो हमारे काम आने वाली है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों के लिए एक गतिविधि भी यहाँ पे दी गई है, छात्रों के लिए गतिविधियाँ। गतिविधि 1, अपनी छोटी बेकार पेंसिल और रंगों से एक सुंदर पेन स्टैंड बनाइए। जो आपकी छोटी छोटी पेंसिल्स बच जाती है, जो यूज़ नहीं होती है, उन्होंने क्या कर रखा है, कोई एक प्लास्टिक का डब्बा ले रखा है, उस पर इसको चिपका रखा है। तो ऐसे आप लोग भी बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बोतल के ढक्कनों से एक फूलदान बनाइए। देखो ये बोतल के ढक्कन एक दूसरे से चिपका कर इन्होंने क्या कर रखा है, फूलदान बना रखा है। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। पुनःचक्रण के बारे में अपने परिवार के सदस्यों को जागरूक और प्रेरित कीजिए। यहाँ उनके नाम लिखने हैं जिन लोगों को आपने प्रेरित किया है। तो आप अपने परिवार के लोगों से इस बारे में बात करेंगे और उनको भी बताएंगे कि वो कैसी पुरानी चीज़ों को दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अपनी आज की वर्कशीट को पूरा कर लिया है। तो सभी इस वर्कशीट को दोबारा से एक बार देखेंगे और स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।